ये लोग मंगल ग्रह पर एक साधारण मिशन कंप्लीट करने आए थे, लेकिन इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में इनका सामना एक ऐसे तूफान से होने वाला है जो इनकी पूरी जिंदगी बदल कर रखने वाला था। तूफान इतना खतरनाक था कि मिशन कमांडर को उन्हें वो मिशन वहीं छोड़ने और तुरंत धरती पर वापस आने का ऑर्डर देना पड़ा। ये सुनते ही सब एस्ट्रोनॉट्स जल्दी जल्दी अपने रॉकेट की तरफ भागने लगते हैं। वो तूफान भी उनके ठीक ऊपर आ चुका था, लेकिन इससे पहले वो अपने रॉकेट तक पहुंच पाते, अचानक एक बहुत ही हैवी सैटेलाइट एंटेना सीधा एक एस्ट्रोनॉट मार्क को जा लगता है। उस सैटेलाइट के टकराते ही वह वहीं पर उस तूफान के बीचों बीच गायब हो गया। इसी बीच रॉकेट के अंदर बैठे कंट्रोलर को मार्क के सूट से सारी ऑक्सीजन लीक होने का सिग्नल मिलने लगा। उसकी टीम उसे बहुत ढूंढती है, मगर तूफान इतना भयानक था कि मार्क उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब रॉकेट कंट्रोलर ने उन्हें मार्क के सूट से लीक होती ऑक्सीजन के बारे में बताया, तब सभी साथी अपनी पूरी जान लगाकर उसे ढूंढने की कोशिश करने लगे, क्योंकि अगर उसके सूट से सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई तो वह मारा जाएगा। लेकिन उस भयानक तूफान की वजह से उन्हें मार्क कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी जान लगाकर ढूंढने के बाद जब उन्हें मार्क कहीं नहीं मिला, तब उन्हें लगा कि अब तक उसकी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होगी और वह मारा जा चुका होगा। उधर दूसरी तरफ उनका रॉकेट भी धीरे धीरे पलटता जा रहा था, और अगर गलती से भी वह रॉकेट पलट गया तो वे हमेशा के लिए यहाँ फंस सकते थे। इसलिए मजबूरन वे मार्क को वहाँ अकेला छोड़कर धरती के लिए निकल जाते हैं। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब कुछ घंटों बाद मार्क अचानक अपनी आंखें खोलने लगा, क्योंकि वह अभी भी जिंदा था। लेकिन परेशानी यह थी कि अब वह पूरे मंगल ग्रह पर बिल्कुल अकेला फंस चुका था। मार्क दर्द से तड़पता हुआ धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है, क्योंकि उस सैटेलाइट एंटीना के लगते ही उसका एक टुकड़ा उसके शरीर में घुस गया था। लेकिन खुशकिस्मती से उस टुकड़े के आसपास खून जम जाने की वजह से उसकी ऑक्सीजन निकलना बंद हो गई थी। इसी वजह से वह अभी भी जिंदा था। उसने अपना दर्द कम करने के लिए किसी तरह करके उस रॉड का अगला हिस्सा तोड़ दिया। जब उसने सामने देखा तो वहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। बस उसके सामने उसका कैंप था, जहाँ वह और उसके साथी रह रहे थे। वह तुरंत समझ गया कि उसके बाकी सभी साथी शायद कल रात ही यहाँ से निकल गए होंगे। मार्क दर्द से तड़पता हुआ सीधा अपने कैंप तक पहुंच गया। अंदर आते ही उसने तुरंत अपना स्पेस सूट उतारा और अगले ही पल उसने रॉड अपने पेट से खींचकर बाहर निकाल दिया। दर्द इतना ज्यादा था कि उसकी दर्द भरी चीख पूरे बंजर मंगल ग्रह पर फैल गई। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। रॉड का एक छोटा हिस्सा अब भी उसके पेट के अंदर घुसा हुआ था। उसने जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और किसी तरह करके वह बचा खुचा टुकड़ा भी निकाल दिया। लेकिन अभी भी उसका खून लगातार बहता जा रहा था, इसलिए उसने एक स्टेपलर लिया और उससे अपना जख्म बंद कर दिया। स्टेपलर के लगते ही दर्द से उसकी रूह कांप उठी। अब उसे समझ आ रहा था कि मंगल ग्रह पर उसकी जिंदगी का असली खेल शुरू होने वाला है, क्योंकि अब वह मंगल ग्रह के सुनसान और खतरनाक रेगिस्तान में बिल्कुल अकेला फंस चुका था। दरअसल जिस स्ट्रक्चर से वह टकराया था वह असल में कम्युनिकेशन सैटेलाइट डिश थी, और तूफान में वह पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। इसका मतलब था कि अब वह अपनी टीम से बिल्कुल भी संपर्क नहीं कर सकता था। और मान लो अगर किसी तरह नासा को उसके जिंदा होने का सिग्नल मिल भी जाता, तब भी मंगल ग्रह तक रेस्क्यू मिशन पहुंचने में पूरे 4 साल लगने वाले थे। जो कहने में तो आसान है, लेकिन 4 साल तक अकेले वहां रहना किसी दर्दनाक मौत से कम नहीं था। सबसे बुरी बात यह थी कि जिस कैंप में मार्क ने पनाह ली हुई थी वह हमेशा सरवाइव करने के लिए बनाया ही नहीं गया था। अब उसके पास सभी संसाधन धीरे धीरे खत्म होने वाले थे। अगर गलती से भी ऑक्सीजन सिस्टम फेल हो जाता तो उसका सांस लेना नामुमकिन था, और अगर वह सांस न ले पाया तो उसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी। मार्क के लिए हालात और भी ज्यादा खराब होते जा रहे थे। खुशकिस्मती से अगर कैंप किसी तरह ज्यादा दिन चल भी गया, फिर भी एक बहुत बड़ा मसला उसके लिए फूड सप्लाई थी। उसके पास इतना राशन बिल्कुल नहीं था कि वह 4 साल तक जिंदा रह सके, जब तक कोई रेस्क्यू मिशन मंगल ग्रह तक पहुंचता। अब हर तरफ से देखा जाए तो उसका मंगल ग्रह पर ज्यादा देर तक टिक पाना लगभग असंभव लग रहा था। मार्क अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे को कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने लगा, जैसे वह अपनी जिंदगी के आखिरी फैसले लिख रहा हो। 2 दिन तक मंगल ग्रह पर आने वाला तूफान उसे और भी तोड़ता जा रहा था। हर लम्हा उसे लगता कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर उसके अंदर एक ऐसा पल आया। उसने फैसला किया कि वह किसी भी सूरत यहाँ से निकल कर ही रहेगा। उसने एक प्लान बनाया कि अगर भविष्य में कोई रेस्क्यू मिशन मंगल ग्रह पर आता है तो वह तब तक जिंदा रहने की कोशिश करेगा। प्रॉब्लम यह थी कि वह मिशन अभी काफी साल दूर था, और उसी गैप को सरवाइव करना सबसे बड़ा चैलेंज था। मार्क ने अपने पास रखे खाने का हिसाब लगाया। तब उसे पता चला कि टीम के सभी मेंबर्स का खाना मिलाकर भी उसके पास सिर्फ इतना राशन बचा था जो लगभग 1 साल तक ही चल सकता था, और मंगल ग्रह पर 1 साल सरवाइव करना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब उसे अपनी मौत करीब आती हुई दिखाई दे रही थी। वह अपनी मौत को करीब आता हुआ देख ही रहा था कि अचानक उसे कुछ आलूओं का पैकेट दिखाई दिया। उस पैकेट को देखते ही वह समझ गया कि अब भी वह यहाँ सरवाइव कर सकता है। उसने फैसला किया कि वह सब आलूओं को यहाँ उगाकर अपने लिए इतना खाना बनाएगा जिससे वह इस जगह पर बाकी के 3 साल आराम से गुजार सके। लेकिन मंगल ग्रह की बंजर जमीन पर सीधे कुछ उगाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि यहाँ पर कुछ उगाने के लिए उसे पानी चाहिए था, जो इस बंजर जमीन पर बिल्कुल भी नहीं था। अब उसने फैसला कर लिया कि यहाँ सरवाइव करने के लिए उसे खेती करनी ही होगी। इसीलिए वह मंगल पर अपना छोटा सा फार्म तैयार करने में लग गया। सबसे पहले उसने कैंप के अंदर एक जगह पर बहुत सी मिट्टी जमा
जमा की और धीरे धीरे उसे खेती के क्षेत्र की शक्ल देने लगा ताकि वहां पौधारोपण किया जा सके। लेकिन मसला यह था कि मंगल की मिट्टी में नेचुरली वे पोषक तत्व नहीं थे जो पौधों को ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं। इसलिए मार्क ने एस्ट्रोनॉट्स के बायोलॉजिकल वेस्ट को इस्तेमाल करने का रिस्की प्लान बनाया। उसकी बदबू इतनी खतरनाक थी कि वहां 1 सेकंड के लिए भी टिक पाना अपनी मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। उसने लगातार उस मटेरियल को प्रोसेस करके मिट्टी में मिक्स किया ताकि बंजर मंगल ग्रह की मिट्टी को अस्थायी रूप से उपजाऊ जमीन में बदला जा सके। उसने सब आलुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और एक एक करके उन्हें मिट्टी के अंदर दबा दिया। लेकिन खेती का अगला और सबसे मुश्किल मरहला पानी था। खुशकिस्मती से मार्क को साइंस की अच्छी जानकारी थी। उसे पता था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंट्रोल्ड रिएक्शन में मिलाकर पानी बनाया जा सकता है। उसके पास इस एक्सपेरिमेंट के लिए सारा जरूरी इक्विपमेंट भी मौजूद था। लेकिन पहली कोशिश में उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने कैंप के अंदर पहले से मौजूद ऑक्सीजन को पूरी तरह से कैलकुलेट नहीं किया, जो उसकी सांस लेने की वजह से लगातार घट रही थी। जैसे ही उसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिक्स किया, वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसने पूरा एरिया हिलाकर रख दिया। मार्क बच तो गया, लेकिन उसे समझ आ गया कि मंगल पर उसकी छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती है। अगले दिन उसने दोबारा से अपना काम शुरू किया। इस बार उसने दिमाग से काम लिया, जिससे उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। धीरे धीरे नमी जमा होना शुरू हुई और आखिरकार मंगल ग्रह की बंजर जमीन पर पानी तैयार होने लगा। ये पानी उस मिट्टी के लिए काफी था जिसमें मार्क ने आलू लगाए हुए थे। कुछ दिन बाद जब पहला हरा पौधा मिट्टी से बाहर निकला तो उसे देखते ही उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दूसरी तरफ धरती पर नासा ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया कि मार्क वॉटनी अब जिंदा नहीं रहा। यह खबर पूरी दुनिया में तेजी से फैल गई और सब लोग उसे लॉस्ट एस्ट्रोनॉट समझने लगे। यहाँ तक कि उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। अगले दिन नासा ऑफिस में विंसेंट नाम का एक एनालिस्ट डायरेक्टर से कहता है कि सैटेलाइट को एरेस 3 मिशन एरिया की तरफ मोड़कर दोबारा स्कैन करना चाहिए। लेकिन नासा मैनेजमेंट इस आइडिया को रिजेक्ट कर देती है। उनका डर यह था कि अगर कैमरों ने मार्क की डेड बॉडी कैप्चर कर ली तो वे इमेजेस पूरी दुनिया में फैल सकती हैं। और नासा को लग रहा था कि ऐसा होने से आवाम का भरोसा टूट सकता है। लेकिन विंसेंट इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। विंसेंट ने एरेस 3 लैंडिंग जोन के बिल्कुल सटीक कोऑर्डिनेट्स सैटेलाइट टीम को भेजे ताकि उस एरिया को दोबारा नजदीक से देखा जा सके। सैटेलाइट ऑपरेशंस संभालने वाली एक्सपर्ट टीम मेंबर मिंडी ने जब कैमरों को उस लोकेशन की तरफ फोकस किया तो वह हैरान रह गई। उसने देखा कि मिशन का कुछ इक्विपमेंट अपनी ओरिजिनल जगह पर नहीं था। कुछ चीजें साफ दिखाई दे रही थीं कि उन्हें वहां से हटाया गया है। सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह थी कि रोवर भी अपनी जगह से हट चुका था। वही रोवर जिस पर सामान इधर उधर ले जाया जाता है। मंगल ग्रह जैसी सुनसान जगह पर इक्विपमेंट का खुद से मूव होना नामुमकिन था। यह देखते ही मिंडी को समझ आ गया कि मार्क वॉटनी अभी भी जिंदा है। उसने तुरंत विंसेंट को बुलाया और सब कुछ बताया कि उनके कुछ इक्विपमेंट अपनी जगह से हटाए गए हैं। मतलब वहाँ कोई है जो इक्विपमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और वह कोई और नहीं बल्कि मार्क ही हो सकता है। ये खबर सुनते ही विंसेंट भी दंग रह गया। उसने तुरंत नासा डायरेक्टर एलेक्स को यह सब बताया। शुरू में नासा डायरेक्टर ने इसे इग्नोर करने की कोशिश की। उनका कहना था कि शायद मंगल ग्रह पर तूफान की वजह से इक्विपमेंट अपनी जगह से हिले होंगे। लेकिन विंसेंट ने उन्हें कहा कि मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ कि मार्क अभी भी जिंदा है और यह काम अपने आप होना नामुमकिन था। यह देखकर डायरेक्टर को भी मानना पड़ा कि मार्क वॉटनी जिंदा है। अब नासा एक नई मुसीबत में फंस चुका था क्योंकि पूरी दुनिया को पहले ही बता दिया गया था कि मार्क मर चुका है, यहाँ तक कि उसका मेमोरियल भी हो चुका था। अब अचानक मीडिया के सामने सच लाना नासा के लिए बहुत रिस्की हो सकता था। काफी सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि मीडिया को सब कुछ बता दिया जाएगा, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में धरती की तरफ लौट रहे बाकी क्रू मेंबर्स को अभी कुछ नहीं बताया जाएगा। नासा को डर था कि अगर उन्हें पता चला कि मार्क जिंदा है और वे उसे मंगल ग्रह पर अकेला छोड़ आए तो वे दुख में आकर कुछ गलत न कर बैठे। दूसरी तरफ मंगल ग्रह पर मार्क को अकेले रहते हुए अब पूरे 70 दिन गुजर चुके थे। अब तक वह खाने और पानी का आरजी हल निकाल चुका था, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था मंगल ग्रह की सुनसान जमीन से बाहर निकला कैसे जाए। मार्क को अच्छी तरह पता था कि नासा का अगला मिशन एरिस 4 कुछ सालों बाद शियापारेली क्रेटर के पास लैंड करने वाला है। लेकिन एक बड़ा मसला अब भी उसके सामने खड़ा था। वह लोकेशन उसकी करंट लोकेशन से हजारों किलोमीटर दूर थी। अगर उसे जिंदा बचना है तो किसी भी तरह उसे उस जगह तक पहुंचना ही होगा। मार्क ने कैलकुलेशन की और अंदाजा लगाया कि उस खतरनाक सफर को पूरा करने में उसे तकरीबन 60 दिन लग सकते हैं। यह मिशन लगभग नामुमकिन लग रहा था, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प भी नहीं था, इसलिए उसने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। उसके पास एक रोवर था जो ठीक से काम नहीं कर रहा था, लेकिन मार्क सिर्फ एस्ट्रोनॉट ही नहीं बल्कि एक ताकतवर इंजीनियर भी था। उसने खराब हुए रोवर के काम करने वाले कुछ हिस्से निकाले और उन्हें दूसरे रोवर में फिट करना शुरू कर दिया। काफी देर रिपेयर करने के बाद उसने अपने रोवर को इतना अपग्रेड कर लिया कि अब वह मंगल ग्रह की उस लोकेशन तक पहुंच सकता था जहां नासा का एरिस 4 मिशन लैंड करने वाला था। अब उसका अगला चैलेंज सिर्फ सरवाइव करना नहीं था बल्कि पूरे मंगल ग्रह को क्रॉस करना था। जब वह अपने कैंप से उस लोकेशन की तरफ निकला तब मंगल ग्रह पर रात के वक्त तापमान इतना ज्यादा गिर जाता था कि इंसान कुछ ही देर में जम सकता था। अगर उसने इसका हल न निकाला तो वह 60 दिन क्या एक दिन भी टिक नहीं पाएगा। तभी उसके
उसके अंदर एक और खतरनाक आइडिया आया। उसकी टीम मंगल ग्रह पर आते ही एक न्यूक्लियर पावर सोर्स को जमीन में दबा कर गई थी ताकि वह सेफली एनर्जी प्रोवाइड करता रहे। ये डिवाइस बहुत पावरफुल था, लेकिन अगर थोड़ा सा भी डैमेज हो जाता तो उससे निकलने वाली रेडिएशन किसी भी इंसान के लिए दर्दनाक मौत साबित हो सकती थी। रिस्क बहुत बड़ा था, लेकिन मार्क के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसने उस बैटरी को जमीन से निकाला और अपने रोवर के साथ अटैच कर दिया। अब उस पावर सोर्स से निकलने वाली हीट उसके रोवर को जमा देने वाले तापमान से बचाने लगी, जिससे अब वो अपना सफर जारी रख सकता था। दूसरी तरफ धरती पर भी नासा मार्क को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहा था। उन्होंने जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी को इमरजेंसी मिशन तैयार करने का ऑर्डर दे दिया, एक ऐसा प्रोब जो मंगल ग्रह तक सप्लाईज पहुंचा सके। प्रॉब्लम ये थी कि नॉर्मली ऐसे स्पेसक्राफ्ट को रेडी करने में कई महीने लगते थे, कभी कभी तो 1 साल तक लग जाता है, लेकिन अब उनके पास वक्त बहुत कम था। नासा का पूरा रेस्क्यू प्लान अब इसी मिशन पर आसरा कर रहा था। उनका आइडिया ये था कि इमरजेंसी प्रोब के जरिए मार्क तक इतना खाना पहुंचा दिया जाए कि वो अगले कई साल मंगल ग्रह पर जिंदा रह सके। प्लान के मुताबिक जब भविष्य में एरेस 4 मिशन मंगल ग्रह पर लैंड करेगा तो उसकी टीम मार्क को भी साथ लेकर धरती वापस आ जाएगी। ये मिशन सुनने में जितना आसान लग रहा था, असल में उतना ही इम्पॉसिबल था। जेपीएल की टीम दिन रात काम में लगी हुई थी, क्योंकि उन्हें बहुत कम वक्त में एक फुली फंक्शनल सप्लाई प्रोब तैयार करना था। इसी दौरान नासा एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स ने मिंडी को भी एक जिम्मेदारी दी। अब मिंडी को सैटेलाइट्स और मॉनिटरिंग सिस्टम्स का पूरा कंट्रोल मिल चुका था, ताकि वह मंगल ग्रह पर मार्क की हर मूवमेंट ट्रैक कर सके। धरती पर लोगों को लग रहा था कि वह मर चुका है, लेकिन हकीकत में पूरी नासा उसकी हर सांस पर नजर रखे हुए थी। उधर मंगल ग्रह पर मार्क को उसकी मेहनत का फल मिलना शुरू हो गया। उसके उगाए हुए सारे आलू अब तैयार हो चुके थे। मंगल ग्रह की लाल मिट्टी में हरियाली देखकर मार्क के चेहरे पर खुशी गूंज उठी। उसने करीब 600 आलू की फसल हासिल की। मार्क ने बड़े आलूओं को अपने खाने बनाने के लिए एक तरफ कर दिया, जबकि छोटे आलूओं को दोबारा मिट्टी में लगा दिया, ताकि आगे भी खेती हो और उसका गुजारा ज्यादा देर तक हो सके। अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मार्क ने बंजर जैसी जमीन पर भी अपने खाने के भविष्य के लिए इंतजाम कर लिया था। अब कम से कम उसे भूख से मरने का डर नहीं रहा। लेकिन अंदर ही अंदर उसे यह बात तोड़ रही थी कि अगर उसका नासा से कोई भी कांटेक्ट ना हो सका तो उसका यहाँ इतने दिन सरवाइव करना बेकार जा सकता था, यहाँ तक कि उसकी मौत भी हो सकती थी। मंगल ग्रह जैसे सुनसान प्लैनेट पर कम्युनिकेशन सिस्टम ढूंढना लगभग नामुमकिन था, लेकिन मार्क हार मानने वालों में से नहीं था। काफी सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया। वह बिना वक्त गंवाए अपने रोवर में बैठा और मंगल ग्रह की एक खतरनाक जगह की तरफ निकल पड़ा, जो उसके कैंप से लगभग 60 दिन की दूरी पर थी। उधर धरती पर सैटेलाइट्स के जरिए उसकी हर मूवमेंट मॉनिटर की जा रही थी। मिंडी और विंसेंट दोनों दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मार्क अपने कैंप को छोड़कर इतनी दूर क्यों जा रहा है। दिन गुजरते गए और मार्क लगातार एक ही दिशा में आगे बढ़ता रहा। मंगल ग्रह की सुनसान जमीन पर उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर कई दिनों तक जारी रहा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, नासा की पूरी टीम के अंदर खौफ और भी बढ़ने लगा। नासा की टीम अब तक समझ ही नहीं पा रही थी कि मार्क आखिर कर क्या रहा है। इसी बीच अचानक विंसेंट को कुछ याद आ गया। उसने तुरंत मंगल ग्रह के मैप पर मार्क का पूरा रूट मैप किया तो उसे पता चला कि मार्क असल में एक पुराने मंगल ग्रह प्रोब पाथफाइंडर की तरफ जा रहा है। ये वही रोबोटिक लैंडर था जिसे नासा ने बहुत साल पहले मंगल ग्रह पर भेजा था, ताकि वह वहां की मिट्टी का सारा डेटा कलेक्ट कर सके। पहले तो वे इस मिशन में सफल रहे, लेकिन कुछ सालों बाद उसकी बैटरी डेड हो गई और धरती का उससे हमेशा के लिए संपर्क टूट गया। तब से वह पाथफाइंडर मंगल ग्रह की मिट्टी में कहीं दबा हुआ था। इसलिए मार्क उसे ढूंढने के लिए निकला था, क्योंकि वही उसे नासा की टीम से कांटेक्ट करवा सकता था। काफी खोजने के बाद आखिरकार उसने मंगल ग्रह की मिट्टी में दबा हुआ पाथफाइंडर निकाल ही लिया। विंसेंट का अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ, लेकिन एक और चैलेंज अभी बाकी था। कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल होती अगर नासा के पास धरती पर उस सिस्टम का वही मॉडल मौजूद होता। विंसेंट बिना देर किए कैलिफोर्निया में मौजूद जेपीएल की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि अब सालों पुरानी टेक्नोलॉजी ही मार्क और धरती के दरमियान इकलौता कनेक्शन बन सकती थी। खुशकिस्मती से जेपीएल में उस पाथफाइंडर का बचा हुआ मॉडल अब भी सुरक्षित पड़ा हुआ था। विंसेंट ने तुरंत कुछ वैज्ञानिकों को अपने पास बुलाया जो सालों पहले इसी पाथफाइंडर मिशन पर काम कर चुके थे। अब विंसेंट के लिए असली खेल शुरू हो चुका था, लेकिन क्या वह मार्क को बचा पाएगा या नहीं, ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। उधर मंगल ग्रह पर मार्क ने पाथफाइंडर की डेड बैटरी निकाली और उसे अपने कैंप के पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही उसने उसे कनेक्ट किया, खुशकिस्मती से वह काम करने लगा। जैसे ही उसने उस पाथफाइंडर का एंटीना धरती की तरफ घुमाया, अचानक जेपीएल के पुराने मॉडल को जो नासा के पास पड़ा था तुरंत सिग्नल मिल गया। पूरी टीम ने जैसे ही उस पाथफाइंडर को काम करता हुआ देखा, उनकी खुशी